नमस्ते। इतिहास संशोधन रिसर्च इन हिस्ट्री ये कोर्स में इस सेशन में आप जानेंगे कि इतिहास का पुस्तक, इतिहास की किताब किस तरह से बनाई जाती है। ये एक रिसर्च का पार्ट है। इतिहास कोई कादंबरी नहीं, कोई कथा नहीं। इतिहास में जो भी सत्य है, तथ्य है, वही रखा जाता है। इसके लिए नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री ऐसा कहते हैं। सत्य और जो भी वास्तव है वही इतिहास में एक्सप्रेस होता है। जिस चीज का डॉक्यूमेंट है वही चीज को इतिहास में लिखा जाता है। जिस चीज का एविडेंस है उसी का इतिहास बनता है। बिना एविडेंस के इतिहास बनता नहीं। इतिहास में कल्पनाओं को महत्व नहीं है, विशेषणों को महत्व नहीं। इतिहास में जो भी सत्य है उसे ही रखा जाता है। इसके लिए इतिहास की किताब, इतिहास का बुक, ये एक तरह से एक रिसर्च ही हो जाता है। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि ये क्या, किस तरह से ये इतिहास का किताब निर्माण होता है, हिस्ट्री बुक राइटिंग किस तरह से होता है, या सेशन में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी इतिहास के अलग अलग किताबें आपने देखी होंगी, तो उसमें कल्पनाओं को तो कोई महत्व नहीं रहता है। जो भी सत्य है, वास्तव है, वही उसमें रहता है। तो स्वाभाविक ही इतिहास की किताबों का एक अपना एक अलग महत्व रहता है, अलग एक इम्पोर्टेंस रहता है। हिस्ट्री बुक राइटिंग, इतिहास का बुक निर्माण करना एक बहुत ही सर्जन का कार्य है। इस सेशन में आप जानेंगे कि बुक के, किताब की संकल्पना क्या है, किताब निर्माण का जर्नी किस तरह से होता है, जो भी अभी किताबों के जो प्रकार है वो किस तरह से, खास करके इतिहास की किताबों के प्रकार किस तरह से, ऑथर, लेखक और उनके किताबें, इनके बारे में जानेंगे। कुछ लीडर्स ने हिस्ट्री के किताबें लिखी, उसके बारे में जानेंगे। इंस्पिरेशन, प्रेरणादायी जो इतिहासकार है उनके बारे में जानेंगे। कुछ भारत के और दुनिया के इतिहासकार संक्षेप में जानेंगे। फिर एनसाइक्लोपीडिया यानी कोश का इतिहास में क्या महत्व है वो जानेंगे। और कौन सी किताबें बहुत बेस्ट सेल होती है वो भी जानेंगे। और बहुत ही लोकप्रिय ऐसी किताबों के, इतिहास की किताबों की जानकारी लेंगे। टाइमलेस जो कालातीत धार्मिक किताबें, उनके बारे में भी जानेंगे। मराठी के या अन्य भाषाओं की जो बहुत ही लोकप्रिय ऐसी किताबें भी जानेंगे। और फिर ये भी आपको अध्ययन होगा कि इतिहास की किताब किस तरह से लिखते हैं। तो पहला तो ये जान ले कि कंसेप्ट बुक की क्या है, किताब क्या है। वो तो एक इंटेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक बौद्धिक घटक है, वस्तु है, जिसमें लिखा हुआ है, कुछ चित्र भी है, एक थीम है, एक विषय है, और जो स्क्रॉल होता है इसको बुक कहते हैं, किताब कहते हैं। 2010 में गूगल की जो संस्था है, कंपनी, उसने जो भी रिसर्च किया था, उस रिसर्च के अनुसार तो 10 करोड़ से भी ज्यादा किताबें धरती पर 2010 में मौजूद थी। अभी तो वो संख्या और बड़ी होगी। तो ये किताबों का विश्व है। आरंभ में जब किताबों का भी अपना एक इतिहास है, उनकी एक अपनी कहानी है। सुमेरियन जो भी आप संस्कृति को जानते हैं, उसमें आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से क्ले टैबलेट था, किस तरह से लिखा जाता था पत्थरों पे। गुफाओं में शुरुआत के दौर में लिखा जाता था। उसके बाद में अलग अलग विकास, डेवलपमेंट्स होते गए। चाइनीज लोग बाम्बू के बुक्स, बाम्बू की जो पट्टियां रहती थी उसके ऊपर स्क्रिप्ट्स लिखते थे। कुछ गुफाओं में लिखा जाता था। मायन लोगों के भी स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। सिंधु संस्कृति में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है। परंतु मध्य युग में जैसे कि कागज की खोज हुई, पेपर की खोज हुई,
वैसा किताबों का बनना अच्छी तरह से शुरुआत होगा। शुरुआत में तो वो पत्थरों पे लिख रहे, कोई लकड़ी पे लिख रहे, कोई दीवारों पे लिख रहे, कोई वस्त्रों पे लिख रहे, परंतु कागज का जैसा आरंभ हुआ, पेपर की जैसे खोज हुई, वैसे किताबें बनने लगी। शाहजहां का एक एल्बम है जो एक तरह से छोटे छोटे पेंटिंग्स और उसको टाइटल दिए है, वो भी एक 1620 का मध्य युग का एक किताब है। 1629 तक सबसे पहली बार प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक आ गया। तो ये किताबों का इस तरह का जर्नी है, और आज तो बहुत ही काफी विकास हुआ है उसमें। हिस्ट्री की किताबें जो है, इतिहास की जो बुक्स है, वर्तमान में उसके कुछ प्रकार आप अगर इंटरनेट पे सर्च करते, या किताबें जहाँ पे बिक्री होती है, सेल होती है, वहां पे जाएंगे, या लाइब्रेरीज में विजिट करते अच्छी अच्छी, तो आपको इतिहास की किताबों के कुछ प्रकार मिलेंगे। जैसे ऑटोबायोग्राफीज है, बायोग्राफीज है, यानी आत्मकथाएं और कथाएं, ये इतिहास में ऐतिहासिक किताबों में ही मानी जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे बहुत ही लोकप्रिय ऐसे रेफरेंस बुक्स भी रहते, रीडिंग बुक्स भी रहते हिस्ट्री के। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे किसी ने किताब लिखी है, किसी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर पे लिखे, किसी ने फ्रीडम मूवमेंट्स पे लिखे, कोई तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, कोई इजिप्शियन कल्चर के बारे में लिखा हुआ, ऐसा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसे अलग अलग किताबें हिस्ट्री की मिलती है। एंशिएंट टाइम्स की, मेडिवल की, मॉडर्न टाइम्स की, कंटेम्प्री, जैसे इतिहास का प्रकार होगा वैसे उस तरह से किताबें लिखी गई है। बहुत सारे ऑथर्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। हिस्टोरिकल फिक्शंस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हिस्टोरियंस ने रेकमेंड किए, क्योंकि कभी कभी लोगों को हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, तो थोड़ा उसे रोमांचक भाषा में, फ्लावरी लैंग्वेज में, नॉवेल की तरह लिखने वाले भी लोग हैं, परंतु वो काल्पनिकता ज्यादा है। परंतु हिस्टोरिकल फिक्शंस काफी लोकप्रिय रहती है। ऑडियो बुक्स भी आजकल इतिहास के निकले हैं, इंटरनेट पे काफी ऑडियो बुक्स है, पेड भी है, कोई फ्री भी है, ई बुक्स भी है, डिजिटल बुक्स भी है। ऑडियो बुक्स को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो सुन सकते हैं इसको, ईयरफोन लगा के आप कोई भी किताब है उसकी पढ़ने की लिए जरूरत ही नहीं। पूरे की पूरी जो पहले लिखी हुई किताब है उसको कोई ऑथर बनाता है और उसके बाद उसका ऑडिशन होके वो एक ऑडियो बुक बन जाता है। तो इस तरह के अनेक प्रकार के इतिहास की किताबें उपलब्ध है इस दुनिया में, नई दुनिया में, और काफी लोग उससे परिचित होते, वो जीवन का एक आनंद भी उठाते, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। भारत में इतिहास को तो काल वेद ही माना गया, इसके लिए बहुत ही ज्ञान, विजडम इतिहास से प्राप्त होता है। तो इतिहास एक ऐसा विषय है कि जो मनुष्य को तो विजडम तो देता ही, आनंद तो देता ही, ज्ञान तो देता ही, परंतु एक आंतरिक जागृति और अनुभव भी देता है। ये एक इतिहास का महत्व है, इसके लिए दुनिया भर इतिहास की किताबें पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। अब लेखकों के बारे में भी जान ले। अभी आपको जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये लेखक ऑथर्स जो है, ये सिर्फ इतिहास के नहीं, जनरल ऑथर्स है। जैसे भारत के जो ऑथर्स है समकालीन, अभी के जगत के जो ऑथर्स है, उसमें चेतन भगत है, या कभी अमृता प्रीतम रही, झुम्पा लाहिरी थे, खुशवंत सिंह, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जिन्हें हम पहचानते, रस्किन बॉन्ड भी बहुत ही लोकप्रिय ऑथर है, विक्रम सेठ ऑथर है, ये सब ऑथर्स है भारत के। इसमें कुछ हिस्ट्री से रिलेट भी कर दे, कुछ नहीं भी कर। और पूरी दुनिया का अगर जर्नी देखे, इतिहास देखे, तो कुछ जो ऑथर्स है, लेखक है, उसमें बहुत ही ग्रेट माने जाने वाले ऑथर्स में लियो टॉलस्टॉय, विलियम शेक्सपियर है, जेम्स जॉयस है, व्लादिमीर नाबोकोव है, रशिया के विलियम मीन है, चार्ल्स डिकिंसन है, एंटोनी चेखोव है, ये सब दुनिया के काफी बड़े बड़े ग्रेट ऑथर्स माने जाते हैं। अब कुछ ऑथर्स तो लिखते लिखते काफी अमीर हो गए,
जिनका एक लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया। कॉलिंस है, फिर जैनेट है, दीपक चोपड़ा है जो भारत के मूल व्यक्ति है परंतु अभी वो यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में से आते जाते रहते। जैक हिंस है, क्रिस्टोफर लिटिल है, पॉल है, काफी लोग है। ये जो सभी ऑथर्स है, ये ऑथर्स काफी रिच है, इन्होंने अपनी किताबें बहुत बेहतरीन ढंग से लिखी है और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया और काफी दौलत इनके पास आ गई है और एक सेलिब्रिटी की तरह वो रहते हैं। तो ऑथर्स का एक जीवन अपना एक आनंद का जीवन रहता है। कुछ लीडर्स भी हो गए जिन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है। हम जानते हैं कि अपने बहुत ही लोकप्रिय जो लीडर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर भी रहे पहले, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का किताब लिखा है जो आज भी लोकप्रिय है। पूरी भारत की कहानी, अपने मातृभूमि की कहानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है। टीवी सीरियल भी बनाए इसके ऊपर। पंडित नेहरू जी ने ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी वॉल्यूम्स निर्माण किए जिसमें पूरा इतिहास का, विश्व इतिहास का वर्णन है। साथ ही साथ वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, महान क्रांति नायक भारत के जो लीडर हुए, उन्होंने 6 सुनहरे पन्ने, 6 सुनहरे पाने, 6 ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये किताब लिखी है जो कि भारत का गौरवशाली इतिहास बताता है। ऐसे ही कुछ भारत के बाहर के, जैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब लिखी। कार्ल मार्क्स ने तो इतिहास का एक इंटरप्रिटेशन भी किया है कि किस तरह से इतिहास चलता है। तो ये जो लीडर्स थे, ये जो थिंकर्स थे, इन्होंने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बहुत बेहतरीन किताबें अपने जीवन में लिखी है। उसमें उनकी आइडियोलॉजी भी है, उनकी राष्ट्रभक्ति, मानवता, ये सभी चीजें आई है। कार्ल मार्क्स का तो एक अपना आइडियोलॉजिकल स्कूल तो सभी जानते हैं। वैसे वीर सावरकर जो थे, स्वतंत्र वीर क्रांतिकारी सावरकर ने भी हिंदुत्व की एक विचारधारा बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी एक समाजवादी, मानववादी, राष्ट्रभक्ति की एक विचारधारा रही। हिस्टोरियंस तो बहुत हुए परंतु भारत के इंस्पिरेशनल हिस्टोरियन में जिन्हें माना जाता है वो है पांडुरंग वामन काणे। संस्कृत के एक विद्वान व्यक्ति, प्राच्य विद्या विशारद थे ये, और 1963 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। पीवी काणे एवं पांडुरंग वामन काणे, इन्होंने धर्मशास्त्रों का इतिहास कई वॉल्यूम्स में लिखा है। उन्होंने पूरे भारत के जो भी धर्म शास्त्र है उसके बारे में काफी गहरा अध्ययन किया, सब संस्कृत में थे, और उनका इतिहास लिखा है। और ये जो इतिहास पांडुरंग वामन काणे ने लिखा, ये बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा काम है। इसके लिए उन्हें भारत रत्न जैसे उपाधि दी गई। पुणे में जो भंडारकर इंस्टीट्यूट है ओरिएंटल स्टडीज की, उसके वन ऑफ द फाउंडर भंडारकर के साथ काम करने वाले पीवी काणे साहब रहे। तो बहुत बड़े विद्वान, इस तरह के विद्वान कि जिन्होंने पूरा अपना जीवन धर्मशास्त्रों के अध्ययन के लिए लगा दिया। भारत के धर्मशास्त्र, हिंदुओं के धर्मशास्त्र और उनका इतिहास उन्होंने लिखा, और उनके ये प्रेरणादायी और महान कार्य के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत सारे इतिहासकार, हिस्टोरियंस है, ओल्ड स्कूल्स के है, नए आज के जमाने के भी है। उसमें से कुछ आपको मालूम रहेंगे, जैसे डेविड क्रिस्टियन है विश्व के, समकालीन विश्व के, फिर युवल नोआ हरारी है, नियाल फर्ग्यूसन है, साइमन है, मोनिस हेनरी है, उन्हें ग्रैंड रायन प्लस, ये काफी प्रसिद्ध ऐसे हिस्टोरियन है काफी विश्व में। आज के विश्व में, समकालीन विश्व में इनको माना जाता है। इनकी इतिहास की किताबें काफी लोकप्रिय पढ़ी जाती है। और भारत के आधुनिक काल में और अभी के काल में कुछ इतिहासकार प्रसिद्ध है, जैसे सहजानंद सरस्वती है, एस.टी. जोशी है, रामचंद्र गुहा है, फिर आर.एस. शर्मा है, इरफान हबीब है, डी.एन. झा है, के.एन. पनिकर है, एक मार्क्सिस्ट विंग के लोग। उसके साथ साथ के.पी. जायसवाल, आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर अल्तेकर,
फिर श्री सेतु माधवराव पगड़ी, V.K. राजवाड़े महाराष्ट्र के, फिर D.D. कोसंबी उनका अपना एक थिंकिंग है, सुमित सरकार, डॉक्टर राय चौधरी, नीलकंठ शास्त्री, ऐसे भारत के समकालीन आधुनिक इतिहासकार हैं। बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स, डिवोटेड, डेडिकेटेड लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी विचारधारा को समर्पित होकर लिखी है, और जिनकी किताबें पढ़ी जाती है वो जिन जो उनको लोग प्रिय, जो भी उनको मानते हैं, या जो भी उनके फॉलोअर्स है, और जो भी रिसर्चर्स है, स्टूडेंट्स है, वो सभी ये किताबें पढ़ते ही है। ये सभी स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, हिस्ट्री के स्कॉलर्स इस तरह से है। आज कल आपको तो मालूम रहेगा कि एनसाइक्लोपीडिया का एक युग है, ऑनलाइन बहुत कुछ है, विकिपीडिया तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे और भी कई सारे एनसाइक्लोपीडिया है। ऑनलाइन मराठी विश्वकोश भी आया है, कई सारे भारत संस्कृति कोश भी है, बहुत सारे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी ऑनलाइन हो चुका है। तो बहुत ही ऐसे एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि भारतीय संस्कृति कोश है, लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा निर्माण किया। ऐसा ही भारतीय इतिहास का कोश है, सच्चिदानंद भट्टाचार्य ने को निर्माण किया है। भारतीय लोगों का चरित्र कोश भी निर्माण हुआ है। भारतीय संस्कृति कोश की निर्मित हुए, मराठी में है ये। हिंदू धर्म कोश है, डॉक्टर विली पांडे इन्होंने बनाया। इतिहास का विश्वकोश भी बन चुका है अलग अलग वॉल्यूम्स में। पौराणिक कोश है, भारतीय संस्कृति कोश, कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया, जिसमें धर्म और संस्कृति का पूरा वर्णन है। ऐसे कोश भी है। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तो दुनिया भर बहुत प्रसिद्ध है, जैसे ऑनलाइन में अभी विकिपीडिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया भी है। इस तरह से अलग अलग धर्मों के भी एनसाइक्लोपीडिया बने, जैन कोश भी है, हिंदू कोश भी है। ऐसे ये जो कोश है, इसमें सब तरह की जानकारी, इतिहास की जानकारी, संस्कृति की जानकारी लिखी हुई रहती। हजारों विषयों का समावेश इसमें ये कोशों में रहता है। और वो जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं वो आर्टिकल लिखते। मान लो कि जैसा ऋग्वेद ये आर्टिकल है, तो ऋग्वेद के ऊपर जो भी स्कॉलर है वो आर्टिकल उसमें लिखते हैं, और फिर वो कोश में इंक्लूड हो जाता है, समाहित हो जाता है। इस तरह से आयुर्वेद अगर ये विषय पे है, तो आयुर्वेद का इतिहास के जो भी एक्सपर्ट है वो उसको लिखते हैं, और वो पूरी नोट या वो रिसर्च आर्टिकल कोश में, एनसाइक्लोपीडिया में इंक्लूड हो जाता है। अलग अलग विद्वान लोग साथ में आकर भी कोश में कंट्रीब्यूट करते, एनसाइक्लोपीडिया में काम करते। कोश देखिए ना, मधुमक्खी का कोश रहता है, जैसे मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करते, एक शहद का कोश बनाती है, इस तरह से ज्ञान का कोश है। इसके लिए इसको कोश कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें बहुत कुछ आता है। आप जरूर एनसाइक्लोपीडियाज का अध्ययन करें, अलग अलग। ये तो मैंने कुछ सिंबॉलिक देखे, और भी बहुत अच्छे अच्छे एनसाइक्लोपीडियाज है। ऑनलाइन भी अभी कुछ बहुत कुछ उपलब्ध हुआ है, तो आप जरूर ये एनसाइक्लोपीडियाज का अध्ययन करें। जो भी विषय पर आप काम करेंगे, तो एनसाइक्लोपीडिया को शुरुआत के दौर पे जरूर आप रिफर कर सकते हैं। तो एनसाइक्लोपीडियाज का एक अपना महत्व है। निघंटू से वैसे देखे तो इनकी शुरुआत हुई, और आज तो डिजिटल स्वरूप में एनसाइक्लोपीडिया आ गए। कोई संस्कृति का विषय लेके, कोई चरित्र का विषय लेके, कोई युद्धों का विषय लेके, कोई औषधियों का विषय लेके, कोई धर्म का विषय लेके ये कोश बने। कोई वैज्ञानिक कोश भी है, साइंस के भी कोश है, इस तरह के इंसाइक्लोपीडिया है। ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञान का भंडार है, खजाना है, और एक्सपर्ट्स द्वारा वो लिखे गए, निर्माण किए गए। इसमें काफी अच्छी तरह से क्वालिटी मेंटेन भी रखने का प्रयास रहता है। अपडेट भी ये होते रहते हैं। आजकल जो भी ऑनलाइन की जो भी एक सुविधा है, इसके लिए अपडेशन, नया नया रिसर्च भी इसमें आता रहता है। तो एनसाइक्लोपीडियाज का निर्माण भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। उसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स का टीम, और जो भी मेन डायरेक्टर्स है या जो भी उसके प्रमुख है वो काम करते हैं, और विद्वान लोगों का राइटिंग इसमें आ जाता है। अभी तक दुनिया में तो काफी किताबें बहुत लोगों ने पसंद की है।
हमेशा कुछ किताबें जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनकी काफी दुनिया में लोकप्रियता रही। जैसे टेल ऑफ टू सिटीज, ये किताब तो बहुत ही लोकप्रिय है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, फिल्म भी बनी थी, ये भी किताब है। द हॉबिट, ये भी किताब है। तो ये सारी किताबें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इंग्लिश किताबें है। इनका काफी दुनिया में सेल हुआ है, काफी सोल्ड हुए, हजारों लाखों कॉपीज उनकी। जैसे स्क्रीन पे आंकड़ों पे आप देख रहे कि कितनी कितने तौर पे इनका सेल हुआ है, लोगों ने इनको पसंद किया। एक जनरेशन, दूसरे तीसरे जनरेशन, कई जनरेशन ने उनको पसंद किया है। कुछ तो कंटेम्प्री है, कुछ तो 2 4 5 जनरेशन तक चलती आ रही है और उनका सेल हुआ है। तो दुनिया में ऐसे काफी किताबें है कि जो बहुत ही लोकप्रिय है और लोग पढ़ते हैं। किताब पढ़ना एक आनंद का काम है। जैसे कि जीवन में बहुत कुछ अच्छे अच्छे जो काम होते हैं, उसमें से रीडिंग जो है वो बहुत बेहतरीन काम माना जाता है। जैसे कि कोई भी किताब पढ़ने से मन की अवस्था बहुत ही उच्च रहती है, संवेदनाएं जागृत होती है और अद्भुत आनंद रहता है। जिस जिस तरह से आप किसी पर्यटन स्थान को मिलते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति को मिलते हैं, कोई भी बहुत आनंद भरा काम करते हैं, उसी तरह से किताब पढ़ना ये बहुत ही आनंद का, ज्ञान का और सर्वोत्तम काम आज भी दुनिया में माना जाता है। तो किताबों का पढ़ना, पढ़ने के लिए समय निकालना, वो समय उपलब्ध होना अपने जीवन का एक बहुत ही अच्छी अवस्था का लक्षण माना जाता है। इसके लिए तो लोग किताबें पढ़ते हैं। डिजिटल युग में भी लोग पढ़ते हैं, डिजिटली पढ़ते, प्रिंट में भी पढ़ते, परंतु लोग जरूर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सभी यूट्यूब और ये सब डिजिटल मीडिया में खो गए। अभी भी जागरूक लोग हैं, बच्चों से लेके ओल्ड लोगों तक किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ते हैं। और जो पढ़ने में कुछ एरियाज बहुत पॉपुलर एरियाज है, जैसे कि एक्शन और एडवेंचर लोगों में बहुत प्रिय विषय रहता है। कुछ क्लासिक जो पुरानी अभिजात किताबें वो पढ़ी जाती है। कुछ जो कॉमेडी बुक्स है वो भी पढ़े जाते हैं, कॉमिक्स भी पढ़े जाते हैं, कुछ कादम्बरियाँ कहानियां पढ़ी जाती है, डिटेक्टिव और कोई रहस्यमय कथाएं पढ़ी जाती है, कुछ अलौकिक अद्भुत कथाएं पढ़ी जाती है। हिस्टोरिकल फिक्शन तो बहुत पढ़े जाते हैं, हॉरर पढ़े जाते हैं, लिटरेरी फिक्शंस पढ़े जाते हैं। इसमें से हिस्ट्री के लोगों को तो सब जगह लिखने को स्कोप है, हर जगह वो लिख सकते हैं, एक्शन में लिख सकते हैं, एडवेंचर की, वॉर स्टोरी, युद्ध की कथाएं जो कि सही है उसको लिख सकते। युद्ध कथाओं का अपना एक लोगों को एक पसंद आने वाला एक क्षेत्र है। क्लासिकल पुराने कैसे थे, ग्रीक लोग कैसे थे, पर्शियन लोग कैसे थे, रोमन लोग किस तरह से रहते थे, भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के समय, गुप्त के समय, रामायण महाभारत के समय, ये काफी लिख सकते। कुछ डिटेक्टिव जैसे कि शिवाजी महाराज के समय पे बहिर्जी नाइक, इस गुप्तहेर का काम किस तरह से था, आज के मोसाद मार्कोस किस तरह से काम करते, ये कहानियां, बहुत ऐतिहासिक कहानियां और ऐतिहासिक किताबें लोगों को बहुत प्रिय लगती है। कुछ फैंटेसी की भी किताबें रहती है, हिस्टोरिकल फिक्शंस भी रहते हैं, ऐतिहासिक परिकथाएं, इसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये सब लोगों को बहुत प्रिय ऐसे विषय रहते हैं, इनकी किताबों को काफी अच्छी तरह से लोग पढ़ते हैं। धर्म के क्षेत्र की कुछ किताबें तो कालातीत है, टाइमलेस है। भगवद गीता लोग जनरेशन टू जनरेशन लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, बहुत पुरानी किताब। गौतम बुद्ध के धम्मपद पाली हिंदी अनेक भाषाओं में जनरेशन टू जनरेशन पढ़े आते, जीवन की विद्या उसमें है। होली बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है सिख लोगों का, होली कुरान है, जिंदावस्था है। ये जो किताबें हैं वो धर्म के जो लोग हैं या जो भी रिलीजियस स्टडी करते हैं या सभी धर्मों के अध्ययन में जिनको रुचि रहती है, उनके घर में ये जरूर रहते हैं और वो पढ़ते ही। इनको पढ़ने से मन शुद्ध पवित्र आनंदमय हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ऐसे लोगों के अनुभव रहते हैं। जीवन की विद्या इससे प्रवाहित होती रही है, ऐसे लोग मानते हैं। इसके लिए तो रिलीजन का अस्तित्व है कि किताबों ने उसको चैतन्य में रखा है।
और सबके जीवन में समाहित रखा है। तो धर्म जो भी है, सभी धर्म जो भी अच्छा ही संदेश देते हैं कि पाप मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्याभिचार मत करो, सत्य के साथ रहो, अहिंसा के साथ रहो, अपरिग्रही रहो, ब्रह्मचर्य एवं सत्य का पालन करो। ये सभी अच्छे अच्छे मौलिक संदेश हर धर्म ने अपने अपने भाषा में दिए हैं, जिससे मनुष्य का जीवन बहुत ही उच्च स्तर पे रहता है और मनुष्य एक घटिया काम और शैतानी काम से मुक्त रहता है और मनुष्य जीवन एक बहरता है। इसके लिए ये भगवत गीता है, धम्मपद है, होली बाइबल है, गुरु ग्रंथा साहिबा है, होली कुरान है, जिंदावस्था, ये धर्मों की किताबें पढ़ी जाती है। ऐतिहासिक इंटरप्रिटेशंस भी इसके साथ रहते हैं, कुछ किताबों में इसकी कथाएं बनाई जाती है और ऐतिहासिक कथाओं के स्वरूप में भी ये उपलब्ध होते रहते हैं और ये भी पढ़े जाते हैं। लोगों को ये बहुत प्रिय ऐसे रहते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मराठी के कुछ किताबों का कि जिनकी बहुत ही जनरेशन टू जनरेशन लोकप्रियता रही है, जिसमें पानीपत श्री विश्वासराव पाटिल इन्होंने लिखा हुआ जो एक नॉवेल है वो बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसे श्री शिवाजी सावंत साहब ने मृत्युंजय कर्ण के बारे में लिखे हुई नॉवेल बहुत लोकप्रिय है। वीर स्वतंत्र वीर सावरकर क्रांति के महामेरु, उन्होंने 1857 का स्वातंत्र समर किताब है वो मराठी में काफी लोकप्रिय है। रंजित देसाई इन्होंने श्रीमान योगी जो लिखा है वो बहुत ही लोकप्रिय ऐसा है। ये लोगों में जनरेशन टू जनरेशन बहुत ही पसंद आने वाली किताब है जो कि ऐतिहासिक विषयों पर है। ये एकदम इतिहास की तरह तो नहीं, परंतु इनके विषय पूरी तरह से ऐतिहासिक है, इसके लिए लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। जब कोई साहित्य सम्मेलन आयोजित होते हैं तो उसमें काफी किताबों की बिक्री होती है, लोग उनको खरीदते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं श्यामची आई मराठी किताब, मराठी लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, साने गुरुजी ने लिखा है। ययाति विस खांडेकर, स्वामी रंजित देसाई, छावा शिवाजी सावंत, मृत्युंजय भी उन्होंने ही लिखा है, अमृतवेल विस खांडेकर। ये किताबें बहुत लोग लेते हैं, पसंद करते हैं और काफी लोगों के घर में इसका अध्ययन होता है। बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक ये पढ़ते हैं और ये विरासत है अपने संस्कृति की, अपने ज्ञान की, अपनी जीवन पद्धति की किताबें तो एक तरह से विरासत है, इसके लिए लोग इन्हें पसंद करते हैं। एकदम इतिहास तो इसमें नहीं, परंतु विरासत तो जरूर इसमें से प्रवाहित होते रहते ये किताबों से। अब ये तो किताबों के बारे में आपको जागृति देने का एक कार्य मैंने किया यहाँ पे। अभी आप खुद इतिहास की किताब लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखे, किस तरह से उसको निर्माण करें, इस पर मैं आपको अभी संक्षेप में बताऊंगा कि खुद ही आप लिखे, खुद ही निर्माता हो किताब के और एक सर्जनात्मक एक क्रिएटिव काम करे जिससे ज्ञान आनंद रंजन सब लोगों में जाएगा, कुछ अच्छे संदेश भी जाएंगे, जीवन की जागृति होगी, जीवन की विद्या उनको प्राप्त होगी। इतिहास को तो एक काल वेद मानते हैं और इतिहास जगाने का भी काम करता है। इंसान के अंदर कोई गलती आए तो उनको उजागर, उनको दिखाने का काम भी इतिहास करता है। इतिहास तो काल का एक दर्पण है, एक मिरर है, टाइम का मिरर है। तो इसके लिए आप खुद भी किताब बना सकते हैं। जब आप किताब ऐतिहासिक इतिहास का हिस्ट्री बुक बनाएंगे तो पहला स्टेप तो आपको कलेक्शन ऑफ द सोर्सेस, ये पहला काम है। नो सोर्स, नो डॉक्यूमेंट, नो हिस्ट्री। When there is a document, there is a history. When there is evidence, there is a history. जब कोई भी एविडेंस है तो किताब तो बनेगी, इतिहास तो बनेगा। जैसे आप अगर इतिहास की किताब लिख रहे तो कुछ मेटेरियलिस्टिक भौतिक साधन इकट्ठा करें शुरुआत में, जैसे फोर्ट्स को देखे, कॉइन्स को इकट्ठा करे, जेल या अलग अलग प्लेसेस को जाए, मूर्तियों को देखे, उनका अध्ययन करे, ब्रिजेस को देखे, फाउंटेन्स को देखे, ये आप देखे, कुछ उसमें से कलेक्ट भी आप कर सकते, कुछ चीजें लीगली आपको ध्यान देकर उसको आप अध्ययन कर सकते। कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करनी होगी, जो भी आप जिस विषय पर लिख रहे उस विषय के जो भी लिखित साधन है, हो सकता है कोई पुराने न्यूज़पेपर से, कोई खत है, पत्र व्यवहार है, कोई डायरी किसी ने लिखा है, किसी ने आत्मकथा लिखी है, किसी ने कुछ किताब लिखा है, किसी ने अपना प्रवास वर्णन लिखा है,
कोई गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से, कोई इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड से जो कि लिखे हुए, उनको आपको इकट्ठा करना है। जिस विषय पर आप लिख रहे हैं वही। उसके बाद आप कुछ ओरल सोर्सेस को, मौखिक सोर्सेस को, मौखिक साधनों को इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें से कोई इंस्पिरेशनल प्रेरणादायी गीत भी होते हैं, जैसे कि वंदे मातरम का गीत है। ऐसे प्रेरणादायी गीत बहुत है, और लोकगीत भी है, लोगों में कहने जाने वाले ऐसे परंपरा का गीत भी आप आपके विषय के अनुसार इकट्ठा कर सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में तो आपको ऐसे कुछ पुराने शूट की हुई फिल्में मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी, कुछ टीवी दूरदर्शन जैसे चैनल्स ने बनाए हुए कुछ ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये सब पहला तो आपका काम है कि ये सभी को इकट्ठा करना है। जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उसको आप इकट्ठा करना। तो उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा, आपने जो भी इकट्ठे किए हुए साधन है उसमें से कुछ प्राथमिक है, कुछ द्वितीय है और कुछ टर्शरी दर्जे के। तो प्राथमिक प्राइमरी सोर्स कौन से, कि जो बेहतरीन है, एकदम असल सोर्स है, मूल है, ओरिजिनल है, उसको उसमें ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है, खत आएंगे, कुछ प्रवास वर्णन आएंगे, डायरीज आएंगी और इंटरव्यूज आएंगे, इस तरह का कुछ पेंटिंग्स आएंगे, फोटोग्राफ्स आएंगे, गवर्नमेंट का डेटा आएगा। ये सब भी प्राइमरी है, एकदम ओरिजिनल है। और जहाँ पे ओरिजिनल नहीं मिलेगा वहां पे सेकेंडरी सोर्सेस भी आप थोड़ा बहुत उसको पड़ताल करके, उसकी जांच पड़ताल करके उनको भी अपना सकते हैं, जहाँ पे प्राइमरी नहीं उसको। जैसे कोई बायोग्राफी है या और कोई किसी की जीवनी है, या कोई और किसी ने लिखा है, न्यूज़पेपर है, कोई किसी की कुछ किताब है, कुछ इंटरप्रिटेशन लिखा है, ये तो सेकेंडरी एक सोर्स हो गया। परंतु प्राइमरी सोर्स को किताब में इस्तेमाल करें। इतिहास का किताब है, तो कोई कल्पना कादम्बरी थोड़ी, कथा थोड़ी, इतिहास का, सत्य का किताब है। और टर्शरी भी और कोई ऐसी बिब्लियोग्राफीज रहती है, उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ मैप्स, फोटोग्राफ्स को इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ डेटा आपको उसमें मिल सकता है। उसके बाद इतिहास की किताब लिख रहे, फिक्शन लिख रहे, नॉवेल लिख रहे तो बात अलग है, परंतु एकदम ही ओरिजिनल रेफरेंस बुक लिख रहे, इतिहास का किताब, तो ये जो प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, इनको आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। प्राइमरी सोर्स का भी आपको चिकित्सा करनी है, बहिरंग और अंतरंग, एक्सटर्नल और इंटरनल। बहिरंग चिकित्सा में तो आपको देखना है कि ये जो सोर्स है, मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट है, कोई खत है, लेटर है, तो वो कब किसने लिखा, कहाँ पे लिखा, क्यों लिखा, इसका मूल कर्ता या लेखन कर्ता कौन है, क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये देखना है। उसके बाद उसको स्वीकार करना है। उसके बाद उसको इंटरनल क्रिटिसिज्म, अंतरंग परीक्षण के लिए भेजना है, खुद को ही करना है, जिसमें क्या इसके जैसे और किताबें नहीं, ये क्यों लिखा गया, इसका संदेश क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये किस धरती पर लिखा गया, और इसका जो कंटेस्ट है ये क्या है, ये भी आपको इसमें क्रिटिसिज्म में जानना है। उसके बाद ही वो एविडेंस का उस तरह से उपयोग करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा कि आप जिस विषय पर लिख रहे, तो उस विषय से और भी शाखाएं उसको मदद देगी, जिसको हम एक्सिलरी, सहायकारी शाखाएं, विद्या शाखाएं बोलते। हो सकता है कोई एंथ्रोपोलॉजी की आपको मदद मिले, साइकोलॉजी की मिले, फॉरेंसिक साइंस की मिले, मेडिकल साइंस की मिले, बॉटनी की मिले, डीएनए स्टडीज की मिले, फोटोग्राफी की मिले, कोई भी स्कूल हो उसकी मदद लेनी। जैसे मान लो कोई आपके पास जापानीज या चाइनीज लेटर आ गया, तो उसके जो एक्सपर्ट्स है उनकी मदद लेके उसको अंडरस्टैंड करना। आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है, तो डीएनए स्टडीज वाले या फॉरेंसिक स्टडीज वाले उसको आपको बताएंगे कि क्या है। कोई मूर्ति के अभ्यास है तो आपको बताएंगे कि ये मूर्ति क्या कहते हैं, कौन से समय के, और इसकी विशेषता क्या है। ऐसे कॉइन्स के बारे में भी बताएंगे। कोई मानस वैज्ञानिक, मानस शास्त्रज्ञ आपको बताएंगे कि ये जो आप कैरेक्टर्स का स्टडी आपके विषय में इतिहास की किताब लिखते वक्त करें, तो उनकी मानसिकता कैसी होगी, इसके बारे में वो भी आपको प्रकाश डालेंगे। किताब लिखना बहुत ही एक ऐसा तपस्या का काम है, चर्चाओं का काम है, एक दूसरे की मदद लेनी है। इतिहास का किताब लिख रहे,
हिस्ट्री का बुक राइटिंग हो रहा है, इतिहास की एक बुक का निर्मित हो रही है, तो इस सभी की मदद लेनी है, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे लेनी है। उसके बाद आप कुछ अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करें, जो भी किताब आप बना रहे हिस्ट्री का किताब निर्माण करें, तो उसके एक्सपर्ट्स तो उससे रिलेटेड और एक्सपर्ट्स रहेंगे। जैसे अगर आप लिख रहे कि किस तरह से सातवाहन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन रहा, शासन और प्रशासन कैसा रहा सातवाहन लोगों का, तो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के एक्सपर्ट्स को मिलना पड़ेगा। उस जमाने के सातवाहन के जो भी सोर्सेस रहेंगे, उनके म्यूजियम के लोगों को, एक्सपर्ट्स को मिलना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा, वो जो किंग्स हुए, वहाँ के जो राजा हुए, प्रशासक हुए, उनके मानस शास्त्र को समझना पड़ेगा। तो अलग अलग लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके सातवाहन लोगों का शासन प्रशासन के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स के साथ वो क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी, चर्चा भी और संवाद भी, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। और दोनों का फर्क तो आप समझते ही, चर्चा और संवाद का। तो उनके साथ बातचीत करने से बहुत सारे पहलू आपके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे, अरे हाँ ऐसा है, इनका मानस शास्त्र ऐसा था, हाँ ये जो भी सोर्सेस मिले इसका यह अर्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस इस तरह से होता है। तो ये अलग अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग से वो किताब को बहुत ही अच्छे ढंग पे आप लेके जा सकते, एक ऊंचाई पे लेके जा सकते, और वो किताब उस तरह की बनेगी जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन है, अनुभव है, अनुभूतियां आपने प्राप्त की, और फिर आप उस किताब को लिखने वाले हैं, और फिर इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग से आप उसको लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो आपको कल्पना का, आपकी बुद्धि का, प्रतिभा का उपयोग उसमें करना पड़ेगा, और फिर आप लिखेंगे। और लिखेंगे तो आपके शब्द बहुत ही सत्यमय, न्यायमय, उचित, आपका हर स्टेटमेंट इतिहास की किताब में बहुत ही सत्य साबित करने वाला एक लकीर की तरह हो, कोई उसमें कल्पना या मिथ्या उसमें बिल्कुल ना, झूठ का कोई समावेश ही नहीं उसमें। हाँ, फिक्शन नॉवेल लिख रहे तो बात अलग है, परंतु इतिहास का बुक लिख रहे तो एक रिसर्च की तरह ही वो लिखना पड़ता है, सत्य ही उसमें आता है, और शब्द जो है वो बहुत ही एक ऐतिहासिक शब्दों का उपयोग उसमें होता है। उस शब्दों का, उस जमाने के जो शब्द रहेंगे उसका आज शायद अर्थ भी बदल बदल गया होगा, तो उस शब्दों को समझना होगा, हर एक शब्द को जान बूझ के समझ के स्थिर चित्त से, शांत बुद्धि से, प्रतिभा के प्रकाश में आकर सत्य को कहना है, अभिव्यक्त करना है, लिखना है। तो इस तरह से किताब का लेखन होगा, और जब पूरा लेखन होगा तो एक सत्य की किताब, एक इतिहास कालवेद की किताब लोगों के सामने आएगी, जिस विषय पर आपने लिखा है। और सत्य भी काफी रोमहर्षक होता है, रोमांचित करने वाला होता है। जब आप लिखेंगे, लिखना पूरा हो जाएगा, तो कौन से सोर्सेस प्राइमरी सेकेंडरी आपने इस्तेमाल किए, बिब्लियोग्राफी भी बनाना है, और भी कुछ आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको किताब का समारोपण करना है। उसके बाद आप आपके ही बुक का रिव्यू खुद भी कर सकते हैं, दूसरों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बुक रिव्यू करके, अगर संभव है तो और सुधार कर सकते हैं, क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। बुक रिव्यू में आपने जो किताब लिखा है, तो उसमें कौन से रेफरेंसेस उपयोग में लाए हैं, कौन से टेबल्स डाले हैं, मैप्स डाले, फोटोग्राफ्स डाले, डेटा डाला है, दूसरों की कोट्स डाले, बिब्लियोग्राफी डाली है, क्या प्रेजेंट किया है, कम्युनिकेशन आपके सब लेखन का कैसा हुआ है, आपकी किताब से क्या मैसेज जा रहा है, आपकी किताब का कौन सा दर्जा है, और क्या उसका स्टैंडर्ड लेवल क्या है, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, या बस। हाँ, और उससे भी अद्भुत है, यह आपको खुद को ही पूछना है। और बुक रिव्यू भी लोगों के द्वारा ले सकते हैं, लोग इस तरह से बुक रिव्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस तरह से बुक रिव्यू भी प्राप्त करें। तो इस तरह से बुक रिव्यू से भी किताब एक फीडबैक की तरह होता है, और उसमें हो सकता है कि प्राथमिक तौर पे कुछ भी आप विकास भी करें। इस तरह से इतिहास का किताब बनता है।
पहला आइडियाज जनरेट होती है, एक विषय निश्चित होता है, फिर साधन संकलित होते हैं, फिर उनको एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद लोगों के साथ डिस्कशन होता है, अन्य शास्त्रों की मदद लेके खुद के इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग के बाद इतिहास का बुक बनता है। फिर वो लिखने के बाद टीटीपी के लिए जाता है, फिर प्रिंटिंग के लिए जाता है, फिर उसका कवर पेज का डिजाइन होता है, बहुत ही सुंदर ऐसा कवर पेज, फिर टाइटल, और फिर उसका इनॉग्रेशन आप कर सकते हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं, और उसके बाद तो वो किताब जाता है आपके लोगों तक, जो भी रीडर्स है उनके तरफ जाता है। फिर वो रीडर्स उसको पसंद करते हैं और पढ़ते हैं, उनके फीडबैक्स भी आपको देते हैं, और जितना अच्छा किताब, जितना तप से, प्रतिभा से लिखा है, उतना वो लोगों तक पहुंचता है। इस तरह की किताब, इतिहास की किताब का लेखन का जर्नी होता है, जिसमें इतिहास का किताब है, इसके लिए रिसर्च बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए किताबों की दुनिया, किताबों का विश्व मैंने आपके सामने रखा। इस सेशन में आपने जाना कि किताब की कंसेप्ट क्या है, किताब का जर्नी, बुक का जर्नी कैसे हुआ, आजकल जो किताबें उनके प्रकार कैसे, कौन से लेखक है दुनिया में, और इतिहास लेखन कौन से लीडर्स ने भी किया है, और इंस्पिरेशनल हिस्टोरियन कौन है, और अलग अलग हिस्टोरियंस कौन है, और एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, बेस्ट सेलर बुक्स कौन से, पॉपुलर बुक्स कौन से, कालातीत धर्म की किताबें कौन सी है, और मोस्ट सोल्ड मराठी और अन्य भाषाओं की किताबें कौन सी है, और आपको खुद अगर किताब लिखना है, निर्माण करना है, तो किस तरह से जाए, जैसे कि साधनों को इकट्ठा करें, प्राथमिक, द्वितीयम, तृतीय, ऑडियो विजुअल, फिर उनकी चिकित्सा करें, उसके बाद आप अन्य शाखाओं की मदद ले, अलग अनेक लोगों के साथ डिस्कशन करें, और फिर आपकी इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग से आप एक बेहतरीन किताब का निर्माण करें, और जो जो भी आपने उसमें इस्तेमाल किया है, सोर्सेस का लिस्टिंग भी करें, रेफरेंसेस का, इस तरह से आप किताब बनाएं। इतिहास का किताब बना रहे, सत्य का दर्पण है वो। बहुत सारी किताबें आप बना सकते हैं जिस क्षेत्र में आपको रुचि है। आजकल तो जो कोई लोग यूएफओ के ऊपर किताब बना रहे, जो परग्रहवासी आए उनके रिकॉर्ड्स पर कोई किताब बना रहे, उनका इतिहास कोई बना रहा है। कोई प्राचीन समय का जो खान पान था, औषधीय स्वरूप का खान पान था, उसके ऊपर किताब बना रहे। तो काफी किताबें लोग बना रहे, ऐतिहासिक दृष्टि से आप भी बना सकते हैं। योगा का किताब भारत में काफी पॉपुलर रहते हैं, विश्व में ट्रेडिशनल फूड की किताबें है, ट्रेडिशनल पारंपरिक ब्यूटी की किताबें है, नेचुरोपैथी की किताबें है, अरोमा थेरेपी जो पारंपरिक सुगंध उपचार है, जो युद्ध हुए उनकी किताबें, नेताओं की, लीडर्स की किताबें, बिजनेस हिस्ट्री की किताबें, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में आप खुद भी किताब बना सकते हैं। छोटी सी किताब से शुरू करें। आपके सामने मैंने कॉफी टेबल बुक प्रेजेंट किया है स्क्रीन पे। इस तरह से बहुत ही सुंदर किताब एक निर्मित होती है, जैसे कोई सुंदर चित्र है, एक आधा मूर्ति है, एक आधा संगीत का स्वर है, राग है, उसी तरह से किताब भी एक बेहतरीन निर्मित है, निर्माण है। और इतिहास का किताब तो बहुत ही सुंदर ऐसा किताब है। इतिहास की किताब को निर्माण करना जीवन की बहुत एक आनंद की अनुभूति है, और जिससे लोगों में भी जागृति आती है, विजडम आता है, ज्ञान आता है लोगों में भी, और अनेक अनेक क्षेत्रों पर प्रकाश उससे निर्माण होता है। तो इस सेशन में मैंने किताबों की, ऐतिहासिक किताबों की किस तरह से रचना करे, निर्मित करे, लेखन करे, इसके बारे में प्रकाश डाला। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप खुद भी एक अच्छा इतिहास का किताब बनाना शुरू करेंगे, और बहुत ही अच्छे इतिहास की किताबें आप आपके जीवन में बनाएंगे, और जो भी आपको उससे आनंद लेना है, जो भी प्राप्त करना है, वो भी आपको उससे मिलेगा। ऐसी शुभकामनाएं देके मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।